द लेक्चर कंटिन्यूज। सो यहाँ पे हमें पाथ डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करना है ये मालूम पड़ चुका है। सो हियर पाथ डिफरेंस गोज, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2d sin थीटा। अब यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग चीज बन रही है। जैसे मैं कहूँ, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि जब चीज किसी पार्टिकल से टकराती है, टकराने के बाद वो स्कैटर होती है, ऑब्वियस है। तो जिस चीज से टकराने के बाद वो स्कैटर हो रही है, उस चीज को भी हम कहते हैं एज अ सेकेंड सोर्स ऑफ लाइट। बराबर है। अगर ये स्कैटर होने के बाद किसी और चीज से टकराती है, दैट विल बी अगेन एज अ सोर्स ऑफ स्कैटरिंग और सोर्स ऑफ लाइट। सो वैसे ही यहाँ पे इंसिडेंट रे अगर इस लेयर पे टकरा रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट ऑफ हो रही है, सो यहाँ से ये जो एटम है इट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ लाइट, जहां से, या फिर मैं कहूँ यहाँ पे वो इंसिडेंस वहां से फिर वो क्योंकि अगर ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं और जाके टकराती है, सो उस केस में दैट विल बी रिफ्लेक्शन। वो रिफ्लेक्ट कहाँ से हुआ, ये इंसिडेंस, उसका इंसिडेंस का सोर्स क्या रहेगा, ये ऑब्वियस है ना। सो लाइकवाइज द इंसिडेंस सोर्सेस में चेंजेस। ओके, इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे जो अब ए से बी, बी से सी, बी टू सी ये रिफ्लेक्टेड रे है, डी से ई के बाद इंसिडेंट आने के बाद ई टू एफ जो जा रहा है वो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये जो दो रिफ्लेक्ट ऑफ रेज बाहर निकली, कितनी पॉसिबिलिटी है कि शायद ये ऊपर जाके कहीं तो भी स्कैटर्ड हो, सॉरी ना स्कैटर्ड नहीं, कहीं तो भी जाके एक दूसरे से इंटरफेयर हो। अब भाई प्लेन्स हमेशा इतने सीधे तो नहीं रहेंगे, बराबर है। चांसेस है प्लेन्स कभी तिरछा हो, डायगोनल हो। तो जो एक बार रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पॉसिबिलिटी है कि किसी दूसरे रे के साथ इंटरफेयर हो, इसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बराबर है। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंटरफेरेंस हमने दो तरह के देखे थे, एक था कंस्ट्रक्टिव और सेकेंड था डिस्ट्रक्टिव। सो अगर यहाँ पे कोई थर्ड रे इस थर्ड लेयर से टकराती है और वो बाहर जाते समय किसी के साथ मिक्स हो जाती है, अगेन देयर इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसी चीज को हम समझते हुए आगे चलते हैं कि ये हमारा लाइट सोर्स से जो हम EMR सेंड कर रहे हैं वो इन लेयर्स ऑफ एटम्स से टकरा रहे हैं। टकराने के बाद जो ये यहाँ देख सकते हैं, तो जो लेयर्स बाहर निकल रहे हैं, शायद निकलते समय वो जहां पे रिसीव होने वाले हैं, तो ये दो रेज एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, ये वेव कंप्लीट हुई है और ये भी वेव कंप्लीट हुई है, इसका क्रेस्ट, इसका ट्रफ और इसका क्रेस्ट ट्रफ दोनों में सिमिलैरिटी है, बराबर है। सो यहाँ पे क्या होगा, जॉइंट इफेक्ट मिलेगा, एडिशनल इफेक्ट मिलेगा, इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। सो ये हमें क्या मिलता है, मतलब रेज जो बाहर निकल रही है उसकी इंटेंसिटी एड ऑन हो जाती है। इसके पीछे और एक रे है, अगर मैं इमेजिन करता हूं और ये दोनों रेज एक साथ मिल गई, पैरेलली मिल गई, तो हमें क्या मिलता है, एड ऑन इफेक्ट, और हमारी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ऐसे इंसिडेंट रेज जब प्लेन से टकराने के बाद स्कैटर्ड होती है और स्कैटर्ड होने के बाद उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो वहां पे पीक रिकॉर्ड होता है। अनलेस पीक रिकॉर्ड नहीं होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल रिपीट, कि अगर इंसिडेंट रेज जो दो अलग इंसिडेंट रेज जो दो अलग अलग रेज लेयर्स ऑफ एटॉमिक लेयर से रिफ्लेक्ट ऑफ हो रही है, और रिफ्लेक्ट ऑफ होने के बाद अगर वो एक दूसरे से के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है, तभी पीक रिकॉर्ड होते हैं। अंटिल अगर वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होता है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो साथ में मिल जाएंगे आगे बढ़ने के लिए, या तो वो एक दूसरे को काट देंगे, बराबर है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या फिर सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां आप देख सकते हो, तो यहाँ पे इस
इसका चढ़ाव इससे उतार से मैच हो रहा है और इसका उतार इसके चढ़ाव से मैच हो रहा है। सब चढ़ाव और उतार जब मैच होते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, वो एक दूसरे को नलीफाई करते हैं और हमें नो इफेक्ट मिलता है, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड इफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स, नो पीक इज रिकॉर्डेड इन एक्सआरडी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया एक्सआरडी में पीक रिकॉर्ड कब होगा, तभी, द ओनली कंडीशन इज दैट कि जब आने वाली रेज दो अलग लेयर से रिफ्लेक्ट ऑफ हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग लेयर से आने वाली रेज दो अलग लेयर से रिफ्लेक्ट ऑफ हो रही है और रिफ्लेक्ट ऑफ या फिर स्कैटर्ड होने के बाद अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती है और वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है, तभी पीक रिकॉर्ड होगा। ओके सो ये जो कंडीशन, अब सवाल ये उठता है कि ये कब होगा। मैंने दो पॉसिबिलिटीज रखी। पहली पॉसिबिलिटी रखी कि वो टकराने के बाद, स्कैटर्ड होने के बाद वो एक तो इंटरफेयर करेंगे, और इंटरफेयर भी कब करेंगे, जब इंटरफेयर कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, तभी पीक रिकॉर्ड होगा। सो हमारे लिए बहुत जरूरी है मालूम होना कि भैया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होगा, देखो इमेजिन करो, इसको फिर से रिपीट करता हूं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब यहां से, अब क्योंकि ये जो एटम है ये क्या है, सेकेंड लाइट सोर्स हो गया, यहां से रेज इंसिडेंट आ गई, यहां से रिफ्लेक्ट ऑफ हो गई। रिफ्लेक्ट ऑफ होने के बाद अगर मैं यहां से रिफ्लेक्ट ऑफ, ऐसा इमेजिन करता हूं कि यहां से रिफ्लेक्ट ऑफ हो रही है, तो ये इट विल एक्ट एज द सेकंड सोर्स ऑफ लाइट, बराबर है। निकलने के बाद वो रे अब एक कंप्लीट वेव करके बाहर निकल रही है, बराबर। यहां पे भी ये रे कंप्लीट वेव, हम वेव को डिफाइन कैसे करते हैं, अ वेव इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव और टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ। तो यहाँ पे जो यहां से शुरू होकर यहाँ पे कंप्लीट खत्म होती है, ये हमारी एक वेव है, और यहां से शुरू यहां पे खत्म होती है, ये हमारी एक वेव है। सो दोनों केसेस में जो इंटरफेयर करने वाली रेज है, दोनों केसेस में एक कंप्लीट वेव, दैट इज अ होल नंबर, इंटीग्रल नंबर। अब वो एक वेव निकले, दो वेव निकले, चार वेव निकले, 10 निकले या 100 निकले, लेकिन वो कंप्लीट, वो होल नंबर, होल फिगर हो गया। वैसी वेव्स एक दूसरे से उनके चांसेस बढ़ जाते हैं एक दूसरे से कोइंसाइड करने के, एक दूसरे को टकरा, एक दूसरे से ओवरलैप करने के, क्योंकि सिमिलैरिटी है वेव्स में, और सिमिलैरिटी होने की वजह से वहां पे क्या मिलता है हमें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एट द सेम टाइम डिस्ट्रक्टिव केस में ये उल्टा हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव केस में यहां पे ये रे कंप्लीट नहीं हो रही है, बराबर है। सो इस वजह से हमें हाफ इंटीग्रल वेव मिलती है, ठीक है। हाफ इंटीग्रल वेव्स का यहाँ पे कोई ताल्लुक, कंसिडरेशन नहीं रहेगा। यहाँ पे आप क्लियर लिखा है, इट इज ऑब्जर्व दैट इफ द पाथ डिफरेंस 2d sin थीटा, मतलब दिस पाथ डिफरेंस, ये हमने कैलकुलेट किया, दो राइट एंगल ट्राइंगल करने के बाद जो पाथ डिफरेंस बन रहा है, इसे हमने क्या नाम दिया, 2d sin थीटा, इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ एक्स-रे। अब वो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब यहाँ पे n की वैल्यू मैं 1 पकड़ू, 2 पकड़ू, 3 पकड़ू, 4 पकड़ू, 5 पकड़ू, जो पकड़ना पकड़ू, वेव लैम्बडा सभी को मालूम है, लैम्बडा यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ। सो इसे हम नाम देते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। In this case, constructive interference will occur between the reflected beams and they will reinforce each other. क्या करेंगे, वो एक दूसरे को reinforce करेंगे, उसके एक दूसरे कंबाइन हो जाएंगे। Okay. So here goes the Bragg's law. When a beam of X-rays of wavelength lambda, okay, enters a crystal. So imagine it is a crystal and these are the layers of crystals. So when a beam of incident ray enters a crystal atoms in different layers, acts as a source of scattering radiation of same wavelength. This will act as a source of scattering radiations. उसकी वेवलेंथ कितनी रहेंगी, जितनी इंसिडेंट की है उतनी ही उसकी रहेगी, बराबर है। एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज अकर्स, अब कितनी, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज की इंटेंसिटी कब रहेगी,
when the path difference is equal to the integral multiple of wavelength, बराबर, जो हमने अभी पढ़ा था. So here the intensity of the reflected beam is maximum because concentric interference अभी बताया था आपको. The formula goes n lambda is equals to 2d sin theta. Here n is the integral multiple of the incident rays, lambda is the wavelength of incident ray, d is the distance between atomic levels in the crystals, and theta it is the angle of incidence. जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बना हुआ है, वैसे ये भी एक तरह का एंगल ऑफ इंसिडेंस ही बनता है. ओके, सो हियर आई एंड विद ब्रैग्स लॉ. विद कंसिडरिंग द फैक्ट, आज के असाइनमेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन में, तो ये आपको सॉल्व करके मुझे जल्दी से जल्दी देने के हैं. ठीक है, इसके अलावा आपको ब्रैग्स लॉ का स्टेटमेंट, ब्रैग्स लॉ का इक्वेशन और उसका डेरिवेशन, ये भी असाइनमेंट के तौर पे हैंड रिटन सबमिट करना है. बराबर, असाइनमेंट के टॉप एंड पे आपका नाम लिखना जरूरी है. अगर आपके असाइनमेंट 2 या 3 या 5 या 10 पेजेस में होती है तो हर पेज पे आपका नाम जाएगा, आपका रोल नंबर जाएगा. ओके, सेकेंडली काफी सारी इंफॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है, उसमें से कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. काफी सोच समझ के लो, ज्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है. काफी लोगों ने, जब मैंने पहले असाइनमेंट पूछी थी उसमें मिलर्स लॉ को एक्सप्लेन किया है उन्होंने. तो ये मिलर इंडाइसेस क्या है, मिलर इंडाइसेस के बारे में उन्होंने ब्रैग्स लॉ के साथ साथ मिलर इंडाइसेस को उन्होंने कंबाइन कर लिया और एक इक्वेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उसको. मिलर्स लॉ जो है वो उन, जैसे मैं कहूँ कि एक कोई भी सरफेस है तो इसमें जो, या फिर जो हमने देखे थे ना स्ट्रक्चर्स, हाँ, तो ये स्ट्रक्चर्स है, तो इनमें से जो एंगल्स बनते हैं, बराबर है, सो उन एंगल्स पे उसको डायमेंशनली एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब दोज आर मिलर्स इंडाइसेस, इंडाइसेस वहां पे एक्स एक्सिस, इंडाइसेस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है एक्सिस. सो इसको अगर मुझे डिफाइन करना है इस एटम को विद रिस्पेक्ट टू दिस एटम ओरिएंटेशन, सो दिस विल माय इंडाइसेस, बराबर है, दिस विल माय इंडाइसेस. तो वो मिलर इंडाइसेस का कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म उन्होंने वहां पे प्लेस किया हुआ है. सो मैं चाहूंगा कि इतना कॉम्प्लिकेट चीज़ों को ना किया जाए, हो सके तो अगर आप उसको एफर्ट कर सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. So I expect the assignment to be completed within due period of time. सर्कुलर आ चुके हैं, एग्जामिनेशन आपकी होना ही होना है. एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा नहीं मालूम. असाइनमेंट्स जो लास्ट टाइम सुने थे कि इंटरनल असेसमेंट रहेगा, हमें अभी तक क्लियर नोटिफिकेशन नहीं मिला है कि आपका असाइनमेंट कैसा लेना है, क्या लेना है. ये मैं मेरे लेवल पे जो मुझे समझ रहा है उस हिसाब से मैं कंडक्ट कर रहा हूँ. इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर यू, बट आई होप कि आप सभी ने उसको रिस्पॉन्ड करना है. इट विल बी, गॉड नोज व्हाट विल द इवैल्यूएशन पैटर्न. तो इट्स बेटर कि आप उसको अटेंड करो. अगर कोई मिस हो जाता है तो इतना रोने की ज़रूरत नहीं है यार. ठीक है, जितना हो सकता है उतना करो. चलो, थैंक यू. आई विल स्टॉप.